आज का जो हमारा टारगेट है वो किस किस चीज़ के बारे में है। हम लोग बुलियन लॉजिक के बारे में पढ़ना चाहते हैं, हम अंडरस्टैंडिंग लेना चाहते हैं ऑपरेटर्स के बारे में, लूप्स के बारे में। ठीक है, तो इंशाल्लाह कल जो हमारा लेक्चर होगा वो एरेज के बारे में होगा, एरेज को कैसे यूज़ करेंगे। ठीक हो गया। अच्छा, अभी मैं एक बात ये करता हूँ कि सबसे पहले हम यूज़र को एक मेन्यू देना चाहते हैं। क्या मेन्यू, यूज़र को क्या देना चाहते हैं? एक मेन्यू देना चाहते हैं कि यूज़र आए और उस एप्लीकेशन को यूज़ करना शुरू करें। हम कहते हैं ओके यार, वेलकम टू ई लर्निंग सिस्टम, कंसोल राइट लाइन, इसको मैं हाइड कर देता हूँ। नो, ऑप्शन नंबर 1, रजिस्टर न्यू कोर्स, एडिट एंड एग्जिस्टिंग कोर्स। समझ आ रही? ठीक है। और मैं कहता हूँ नंबर 3, रिमूव एन एग्जिस्टिंग कोर्स। नंबर 4, लिस्ट ऑल कोर्स, ऑल कोर्सेस। और यहाँ हैश डाल के प्रेस एनी की टू एनी अदर की, एनी अदर की टू क्विट द एप्लीकेशन। ठीक है। अब हम यूज़र को कहते हैं यार ऐसा करो, कंसोल राइट लाइन, एंटर योर चॉइस। अब वो चॉइस एंटर करेगा। चॉइस एंटर करने के बाद हम लोग उसे क्या देंगे? कंसोल पे आ गया। अब कंसोल पे आने के बाद हम उससे इनपुट मांगना चाह रहे हैं। हम क्या करेंगे? कंसोल डॉट राइट लाइन करेंगे या कंसोल डॉट राइट की करेंगे? रीड लाइन करेंगे या रीड की करेंगे? रीड लाइन करेंगे। हाँ, ठीक है। तो हम लोग उसको कहेंगे कंसोल डॉट, हाँ, तो वो बफर है ना, बफर वो कुछ भी नहीं आपको देगा, रिटर्न ही कुछ नहीं करेगा, वो एक कैरेक्टर लेकर आएगा। कल को ये नंबर्स चेंज हो सकते हैं, फिर क्या करेंगे? ठीक है। मैं कहता हूँ कि यार ये हमारे पास क्या एक ऑप्शन है, तो मैं कहूँगा स्ट्रिंग माय ऑप्शन, ये मेरी ऑप्शन है। ठीक है। अच्छा, अब इस ऑप्शन के ऊपर से हमने काम करना है। अब हम देखते हैं कि मुख्तलिफ कितने तरीक़ों से हम इसको प्रोसेस कर सकते हैं। पहला तरीका क्या हो सकता है? मेथड नंबर 1 बहुत सिंपल, जो हर एक के ज़हन में आ जाएगा, वो होगा इफ एल्स। इफ एल्स कंडीशन हम लोग लगा दें तो भी हमारा काम चल जाएगा। मेथड नंबर 2, हमारे पास स्विच स्टेटमेंट है। ठीक हो गया ना? अब इन दोनों में से कौन सी हम चीज़ लेके चले आगे, इट्स अप टू अस। ठीक है। किसी को कोई फ़ायदा नुकसान नहीं है, सिंपल इतना है कि कोड लिखना किस में ज़्यादा अच्छा रहेगा, मेंटेनेबिलिटी किसके अंदर रहेगी। इफ एल्स के अंदर इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनेगा कि उसको संभालना आपके लिए मसला बन सकता है। स्विच के अंदर वो काम बड़ा आसान हो जाएगा। लेट से अगर मैं इसको इफ एल्स के अंदर लिखता तो मैं क्या लिखूंगा? मैं कहूँगा इफ ऑप्शन डबल इज इक्वल्स टू 1, स्ट्रिंग कंपैरिजन करना है ना, ये काम करूँगा। ठीक है। फिर एल्स इफ ऑप्शन डबल इज इक्वल्स टू 2, ऑप्शन 1 है, ऑप्शन 2 है, ऑप्शन 3 है, इस तरह के सारे काम करूँगा। ठीक है। मैं कहता नहीं यार, ये जो काम है ना ये मुझे पता है, लेकिन दैट विल बी अ मस। इसको अगर मैं इफेक्टिवली अच्छे तरीके से लिखना चाहता हूँ कोड को, तो आई वुड गो विद अ स्विच स्टेटमेंट। स्विच, देखिए मैंने क्या किया, मैंने स्विच का वर्ड डाल के टैब प्रेस किया। ठीक है। यहाँ पे मैं डाल दूंगा ऑप्शन
ये स्विच अपना स्ट्रक्चर क्रिएट करके दे देता है, ठीक है ना। स्विच के अंदर क्या चलता है, केस स्टेटमेंट चलती हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मैंने वहाँ पे लिखा था ऑप्शन डबल इक्वल टू 1, तो यहाँ पे मैं कहूँगा केस 1, अगर इसके अंदर 1 आ गया, फिर केस 2 अगर इसके अंदर 2 आ गया, केस 3 अगर इसके अंदर 3 आ गया, ठीक है। फिर हमारे पास क्या है, लिस्ट ऑल, केस 4 अगर इसके अंदर 4 आ गया, ठीक है। इसके अलावा अगर कोई चीज़ इंटर की यूज़र ने तो क्या होगा, दैट इज डिफ़ॉल्ट, अदर देन ऑल ऑफ दीज, ठीक है। इन सारों के अलावा जो भी चीज़ होगी वो कहाँ हैंडल हो रही होगी, स्विच में डिफ़ॉल्ट केस स्टेटमेंट के अंदर हैंडल हो रही होगी। डिफ़ॉल्ट लिखना ज़रूरी है, कंट्रोल शिफ्ट बी करके देखें, ठीक है। ये बताएगा अभी आपको कोड कंपाइल करके, कहेगा ठीक है, ओके, नो इशू, चलाएगा आपके केस को। डिफ़ॉल्ट कब लिखते हैं, जब हमें पता हो कि नहीं यार इनके अलावा भी अगर कोई काम हो तो वो हम कर सकें, ठीक हो गया ना। अच्छा, अब मैं कहता हूँ कि सही है यार ये है। अब अगर इसने 1 सेलेक्ट किया है तो मैं इसको कहता हूँ कंसोल राइट लाइन, कहाँ पे, केस के अंदर नहीं केस के अंदर कर्ली ब्रेसेस नहीं होती, केस की ब्रेक स्टेटमेंट जो है ना इसका एंड बता देती है, केस का जो एंड है दैट इज ब्रेक। अगर दो केसेस के दरम्यान आपने ब्रेक ना लगाया, जैसे यहाँ पर ब्रेक नहीं लगाया, तो क्या होगा, केस 1 और केस 2 दोनों के केस में यही काम हो रहा होगा। लेकिन अगर जैसे अभी मैंने ब्रेक नहीं लगाया, तो मैंने अगर केस 1 और 2 दोनों के केस में यही काम करवाना है, तो मैं 1 के बाद कोई लाइन नहीं लिखूंगा, बल्कि 2 के बाद लाइन लिखूंगा, जो भी काम कराने होंगे वो 2 के बाद लिखूंगा। 1 और 2 दोनों के केस में ये रजिस्टर न्यू कोर्स की तरफ जाएगा। इज इट क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट हम कहते हैं रजिस्टर न्यू कोर्स, ठीक है। हम कहते हैं ओके, एडिट एन एग्जिस्टिंग कोर्स, उसके बाद हम लोग कहते हैं रिमूव एन एग्जिस्टिंग कोर्स, ठीक है। और नंबर 4 में क्या देते हैं हम लोग, लिस्ट ऑल कोर्स, ठीक हो गया। अच्छा, अब इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या, कि जो हम लोग कोर्स के बारे में लगे हुए हैं, जो व्हाट इज़ कोर्स, कोर्स क्या है, कोर्स को कैसे मेंटेन करेंगे, क्या करेंगे, वो डाटा कहाँ रखेंगे हम, वो डाटा रखने के लिए हमें कुछ मेमोरी स्पेस चाहिए, ठीक है। तो वो इन्फॉर्मेशन रखने के लिए हम लोग कहते हैं अच्छा यार एक काम करते हैं, हम लोग यहाँ पे कोर्स डाटा वेरिएबल्स बनाते हैं, ठीक है। अभी मैं स्ट्रक्चर की तरफ नहीं जा रहा हूँ, स्ट्रक्चर की तरफ इसलिए नहीं जा रहा क्योंकि हमने अभी स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ा नहीं। मेरी इस कोर्स में आप लोगों से कोई प्रिजम्पशन नहीं है कि आपको ये चीज़ आती है, ठीक है ना। आप इसका स्ट्रक्चर बना सकते हैं, हम इसको बाद में उठा के स्ट्रक्चर में लिखेंगे, स्ट्रक्चर के अंदर काम कर देंगे, स्ट्रक्चर में लिखेंगे, उसके बाद इसकी अरेज बनाना शुरू कर देंगे, वो हो सकता है, लेकिन फॉर द टाइम नहीं, गो फॉर दिस, ठीक है। कोड होगा string.empty से इनिशियलाइज कर दिया मैंने, ठीक है। कोर्स का टाइटल होगा, ठीक है, डेट टाइम, कोर्स कब क्रिएट हुआ है, ठीक है। उसके बाद हाँ एक ही बात है, ठीक है। कोड हो गया, कोड का टाइटल हो गया, उसके बाद मैं कहता हूँ बोल इज फीचर्ड, क्या ये हमारा फीचर्ड कोर्स है, बाय डिफ़ॉल्ट मैं फॉल्स दे देता हूँ, ना भी दूँ तो बूलियन बाय डिफ़ॉल्ट फॉल्स से इनिशियलाइज कर रहा होता है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग ये चीज़ें ले लेते हैं कोर्स के अंदर, ठीक है। तो यूज़र जब भी कहेगा तो हम कहेंगे अच्छा ठीक है यार आप अपना डाटा डालना शुरू करो। देखिए जैसे अभी ये आपसे बात कर रहा था, स्टूडेंट ने कहा कि यार हम लोग इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं,
ठीक है। हम अगर इसकी स्ट्रक्चर की तरफ जाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे एक अलग फाइल भी बना सकते थे, यहाँ पे भी हम लोग एक स्ट्रक्चर क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। मैं लेट से यहाँ पर एक काम करता हूँ, मैं ऐड करके एक नई क्लास फाइल बनाता हूँ और इसको मैं कह देता हूँ डाटा। यहाँ से क्लास का कीवर्ड मैं ख़त्म करके मैं इसको स्ट्रक्ट कह देता हूँ, स्ट्रक्ट पब्लिक स्ट्रक्ट डाटा। इसके अंदर वो सारी चीज़ें जो कि मैंने यहाँ पे मेंटेन की हैं वो सारी चीज़ें उठा के मैं यहाँ पे ला सकता हूँ। कोड, टाइटल, इस फीचर, ठीक है। और इसको डाटे के बजाय मैं इसको कोर्स का नाम दे सकता हूँ। जी, इज इट क्लियर? आपको क्लियर होगी, समझ आ गई बात की? हैं? ये क्लास नहीं है ना, ये सिंपल एक मैंने फाइल बनाई है, उसके अंदर मैं अपना एक स्ट्रक्चर मेंटेन कर रहा हूँ बस। इसके अंदर कुछ भी लिखते नहीं, ठीक है ना। देखो ये काम मैं यहाँ से कट करके, यहाँ से मैं अगर इसे काट दूँ, ये काम मैं यहाँ पर भी आगे कर सकता हूँ। सिर्फ फॉर द मैनेजमेंट ऑफ कोड मैंने एक अलग से एक फाइल बनाई है .cs की, और उस फाइल के अंदर ला के ये चीज़ रख दी है ताकि मेरा जितना भी स्ट्रक्चर एलिमेंट है वो यहाँ पे पड़ा हुआ होगा। इज इट क्लियर? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है अब इसके अंदर? ठीक है, समझ आ गई? अच्छा, ये स्ट्रक्चर क्या चीज़ है? देखिए, मैंने अगर कोर्स से रिलेटेड कोई डाटा डालना है, और कोर्स के अंदर क्या है, कोर्स का कोड है, कोर्स की टाइटल है, कल को कोर्स की डिस्क्रिप्शन होगी, ठीक है, उसका कोर्स कब क्रिएट हुआ, बूलियन है कि नहीं है, कोर्स की ड्यूरेशन क्या चीज़ है, ठीक है। एग्जांपल के तौर पे मैं कहता हूँ कि इंटीजर ड्यूरेशन, और मैं इंटीजर ही इसकी प्राइस लिख देता हूँ, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मौजूद हैं, एट्रीब्यूट्स अवेलेबल हैं। तो ये सारे एट्रीब्यूट मैं कहाँ पे लिखूँगा? अगर वहाँ पे लिखता तो सारे एट्रीब्यूट अलग अलग होते हैं और मुझे मैनेज करने पड़ते। जी, गॉट दैट? इस फीचर का मतलब है ये हमारा बड़ा फिट किस्म का कोर्स है, पढ़े ज़रूर पढ़ेंगे, ठीक है। या लेट से हम कहते हैं कि ये वो कोर्स है जो टॉप सेलिंग कोर्स है होगा, तो ये समझ लें कि जब वेब के ऊपर कहीं नज़र आ रहा होगा तो साइड पर एक स्टार या एक स्टिकर लगा रहे होंगे, ठीक है, कि हमारा टॉप सेलिंग कोर्स है या फीचर्ड कोर्स है, थिंग्स लाइक दैट। नहीं होगा तो वो टैग नहीं आ रहा होगा, बूलियन इसलिए रखा है, उसके होने ना होने के ऊपर से हम लोग डिसीजन ले लेंगे, दैट्स इट, ठीक है ना, क्योंकि उसके होने पे कोई प्राइस तो नहीं है। अच्छा, इसी तरह देखें, मैं एग्जांपल के तौर पे मैं कहता हूँ कि ओके इज डिस्काउंटेड। इस डिस्काउंटेड का मतलब है क्या, इस कोर्स के ऊपर इस वक्त डिस्काउंट चल रही है कि नहीं चल रही है, ठीक है। तो जो भी हमने कूपन कोड वगैरह किसी को किसी भी सेंस में दिए हुए हैं, तो वो जब इंटर करेगा ना तो वो कूपन कोड इस पर एप्लीकेबल होंगे, गिवन दैट कि वो कूपन कोड पहले किसी कहीं यूज ना हो चुके हैं, तो वो भी हम मेंटेन करेंगे। क्लियर भी बात नहीं है। अब प्रोग्राम फाइल के अंदर हम आते हैं, हम अपना ये सारा काम यहाँ से ख़त्म कर देते हैं। अच्छा, लेकिन क्या कोर्स का डाटा मैनेज करने के लिए हमें कुछ भी नहीं चाहिए? हमें चाहिए ना। क्या चाहिए हमें? हमें उसका ऑब्जेक्ट चाहिए। हम कहेंगे स्ट्रक्ट, कौन सा वाला? वो जो हम लोगों ने कोर्स बनाया है, इसका वेरिएबल चाहिए होगा, इसका वेरिएबल चाहिए होगा। अच्छा, अब देखिए यहाँ पर ना हमारे पास दो तरह के वेरिएबल होते हैं। एक होते हैं हमारे पास रेफरेंस टाइप और एक होते हैं वैल्यू टाइप्स। यानी कि हमारे पास इनफैक्ट जो डाटा टाइप्स होती हैं ये भी दो तरह की होती हैं, रेफरेंस टाइप और वैल्यू टाइप। वैल्यू टाइप का मतलब ये है कि जब इस डाटे को मेमोरी में एक्सेस करने के लिए आओगे, एग्जांपल के तौर पे मैं एक बहुत छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। मैं कहता हूँ इंट नंबर इज इक्वल टू 10। अब आप जब भी नंबर की वैल्यू पढ़ने जाओगे, लेट से मैं कहता हूँ कंसोल राइट लाइन नंबर। अब जब ये वाला कोड, ये कोड जब एग्जीक्यूट होगा तो नंबर के वेरिएबल को जब एक्सेस करेंगे तो आप जिस मेमोरी लोकेशन को जाके हिट करेंगे वहाँ पे डायरेक्ट आपको जो वैल्यू मिलेगी वो क्या होगी? 10। व्हाट दैट? क्लियर होगी बात? अच्छा, लेकिन जिस वक्त आप कहते हैं कि यार चलो एक और काम करते हैं, हम कहते हैं स्ट्रिंग नेम इज इक्वल्स टू,
आस्क होराइजंस, कंसोल राइट लाइन नेम। अब जब आप इस कोड को एग्जीक्यूट कर रहे होंगे तो मेमोरी में जाके जब वो नेम को एक्सेस करेगा, हमारा प्रोग्राम का कंट्रोल जिस वक्त नेम को एक्सेस करेगा, तो जिस मेमोरी लोकेशन को वो हिट करेगा वहाँ पर उसको वो डाटा नहीं मिलेगा आस्क होराइजन, बल्कि वहाँ से उसको एक एड्रेस मिलेगा जो उस मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहा होगा जहाँ पे हमारा आस्क होराइजन का डाटा पड़ा हुआ है, आस्क होराइजन का डाटा पड़ा हुआ है। यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट है जिसे हम लोग कहते हैं स्टैक और हीप। वैल्यू टाइप्स हमेशा स्टैक पे सेव होती हैं और रेफरेंस टाइप हमेशा हीप पर आती है। व्हाट दैट? हाँ, वैल्यू टाइप है, इंटीजर वैल्यू टाइप है, डेसिमल वैल्यू टाइप है, यानी कि नंबर सारे वैल्यू टाइप होते हैं। डेट टाइम वैल्यू टाइप है, बूलियन वैल्यू टाइप है, स्ट्रिंग रेफरेंस टाइप है, स्ट्रक्चर रेफरेंस टाइप है। इज इट क्लियर? तो अब आपको ये मेन कॉन्सेप्ट क्या होना चाहिए, ये वैल्यू टाइप है या रेफरेंस टाइप है? अच्छा, वैल्यू टाइप है, इसका मतलब है डायरेक्ट वैल्यू मिलेगी। रेफरेंस टाइप है, इसका मतलब है इसको मेमोरी लोकेशन ये एक ऐसे एड्रेस को पॉइंट कर रहा होगा जहाँ पे इसका डाटा पड़ा हुआ होगा। नेम एक ऐसी मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहा होगा, नेम के अंदर जो वैल्यू पड़ी है ना, नेम के एड्रेस के अंदर जो वैल्यू पड़ी होगी मेमोरी लोकेशन पे, वो वैल्यू आस्क होराइजन से नहीं होगी, बल्कि वो उस मेमोरी लोकेशन का एड्रेस होगा जहाँ पे आस्क होराइजन पड़ा हुआ होगा। हमने कहा वहाँ पे क्या, यहाँ पे नेम यूज़ करें तो क्या शो करें? नहीं, ये नेम नहीं शो करेगा क्योंकि हमने इसको कहा ही है कि डाटा लेकर आए। अगर आप ये कहते हैं ना कि इसका एड्रेस चाहिए मुझे नेम का, तो वो ऐसे नहीं आएगा एड्रेस। जैसे सी के अंदर अगर हम लोग प्रोग्रामिंग कर रहे होते हैं तो एड्रेस लाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एम्परसेंड का ऑपरेटर यूज़ करते हैं और डाटा नॉर्मल वेरिएबल से आ रहा होता है। द सेम गोज देयर। अभी हम लोग उसको कह रहे हैं सिर्फ डाटा लेकर आओ, हम उसको एड्रेस मांग ही नहीं रहे उसका। ठीक हो गया? अच्छा, अब मेरा ये सारा बात बताने का मकसद ये था कि जैसे देखें हमने इंटीजर का जो डाटा वेरिएबल जब डिक्लेयर किया, इंट नंबर इज इक्वल टू नंबर डिक्लेयर किया, तो प्रोग्राम ने खुद ब खुद उसकी एक स्पेस ऑक्यूपाई करवा दी, मेमोरी में एक स्पेस ऑक्यूपाई करवा दी। उसने देख लिया कि यार ये फ़लाँ टाइप का है, इसको 4 बाइट चाहिए, फ़लाँ टाइप का है, इसको 8 बाइट चाहिए, फ़लाँ टाइप का है, इसको स्ट्रिंग टाइप का, इसको एड्रेस चाहिए, ठीक है ना, उसे एलोकेट करवा देता है। लेकिन जो हमारी कस्टम टाइप्स होती हैं उनका एड्रेस हमें खुद एलोकेट करवाना पड़ता है। हमें प्रोग्राम को इंस्ट्रक्ट करना पड़ता है कि भाई अब इसका एड्रेस, इसकी ना मेमोरी स्पेस ऑक्यूपाई कर ले, इसकी मेमोरी स्पेस ऑक्यूपाई कर ले। तो हमें क्या करना पड़ेगा, कोर्स इज इक्वल्स टू न्यू ऑफ कोर्स। क्योंकि ये वो टाइप्स हैं जो कि .NET की अपनी टाइप्स हैं, इन्हें प्रिमिटिव डाटा टाइप्स कहते हैं। ये बेसिक डाटा टाइप है ना .NET की, प्रोग्राम को पता है, फ्रेमवर्क को पता है इंटीजर क्या है, स्ट्रिंग क्या है, फलां क्या है, लेकिन हमारी टाइप्स के बारे में उसे पता नहीं ना कितनी स्पेस चाहिए। तो हम एक खास फंक्शन कॉल करते हैं न्यू का, वो आगे एक फंक्शन उसी क्लास के नाम का या उस ऑब्जेक्ट टाइप के नाम का फंक्शन होता है। जैसे मैंने कहा कोर्स इज इक्वल टू न्यू ऑफ कोर्स, तो अब इसने मेमोरी से कोर्स टाइप की जो मेमोरी एलोकेशन है वो करवा ली होगी। जैसे हम लोग सी में काम करते थे तो हम malloc का फंक्शन करते थे, मेमोरी एलोकेट करवाते थे उसे, ठीक है, malloc का फंक्शन यूज़ करते थे, उसे टाइप ऑफ कोर्स बताते थे, तो उतनी टाइप की वो मेमोरी एलोकेट करता था सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर सेम वही काम हम लोग ऐसे करते हैं, न्यू ऑफ कोर्स करते हैं। ये तो कस्टम डाटा टाइप है जी। क्लियर हो रही है बात आप लोगों को, कंफ्यूजन तो नहीं है? ओके, अच्छा, अब हम लोग कहते हैं रजिस्टर अ न्यू कोर्स। अब हम इसको कहते हैं कि यार इनपुट करवानी है, ठीक है, इनपुट करवानी है। तो इनपुट करवाने के लिए अब हमें कुछ चीज़ें चाहिए। एग्जांपल के तौर पे हम उसे कहते हैं कि जी कंसोल राइट लाइन, इंटर द कोड, इंटर द टाइटल,
ठीक है, उसके बाद इज द कोर्स फीचर्ड या इज दिस अ फीचर्ड कोर्स। ठीक है, हम कहते हैं कि 1 का मतलब है यस और 2 का मतलब है नो। ठीक है, बाकी हम डिस्काउंटेड वगैरह का काम ख़त्म कर देते हैं। ठीक है, प्राइस और ड्यूरेशन, चलिए मैं एक काम करता हूँ, मैं इसकी प्राइस ले आता हूँ। ठीक है, इंटर प्राइस। अच्छा, अब ये जो डाटा इंटर करना है ये कहाँ करना है उसने, अगेन कंसोल डॉट रीड लाइन। समझ आ रही बात। ठीक है, रीड लाइन तो करना है, लेकिन रीड लाइन कहाँ करना है, ये डाटा कहाँ सेव करेगा। ठीक है, अब एक बात और समझिए आप, एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे आप कहते हैं कि यार जितना भी डाटा है वो स्ट्रिंग में आ रहा है। ओके, स्ट्रिंग कोड इज इक्वल्स टू, आपने वेरिएबल बना दिया। अब ये जो कोड का वेरिएबल बना है ना, ये कोड का वेरिएबल पूरे स्विच ब्लॉक के ऊपर ग्लोबल बन गया है। आप किसी और केस के अंदर जाके जब यहाँ पे स्ट्रिंग कोड डिक्लेयर करेंगे, ये आपको एरर दे देगा, ये कहेगा कोड ऑलरेडी डिक्लेयर हुआ है। समझ आई बात की आपको, यानी कि ये आपका देखिए ना स्विच स्टेटमेंट चल रही है ना, ये सारी, दिस वन इज और स्विच ब्लॉक। इस पूरे स्विच ब्लॉक के अंदर किसी भी केस स्टेटमेंट के अंदर आप कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, वो इस पूरी स्विच स्टेटमेंट के लिए ग्लोबल हो जाता है। इज इट क्लियर। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये अब हमें यहाँ पर क्लियर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, हैं? हाँ हाँ जी जी, बिल्कुल कर सकते हैं ना, मैं करता हूँ ना अभी। ये कोड हो गया। ठीक है, टाइटल जी, अब ये है कि नहीं है, तो हम लोग कहते हैं ओके स्ट्रिंग इज फीचर्ड। ठीक है, और स्ट्रिंग प्राइस। बात क्लियर हो रही है। ठीक है, अब मैंने क्या करना है, मैंने इस डाटे को उस ऑब्जेक्ट में सेव करवाना है। इस डाटे को उस ऑब्जेक्ट में सेव करवाना है। हाउ कुड वी डू दैट, ये करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मैं कहूँगा ओके यार, ये जो मैंने कोर्स का ऑब्जेक्ट बनाया है, मैं कहूँगा ओके यार कोर्स डॉट। ठीक है, ये क्या कर रहा है, ये तो मैं कुछ भी नहीं करने दे रहा जी। क्या करेंगे, ये कोर्स इसलिए नहीं करने दे रहा क्योंकि ये जितनी भी चीज़ें हैं सारी प्राइवेट हुई हैं, सारों का एक्सेस मॉडिफायर प्राइवेट हुआ था। मैंने पब्लिक डिक्लेयर किया उन्हें। बात समझ आई है कि नहीं आई है, नहीं आई है आपको। देखो बात यह है कि मेरा कोर्स का ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट के अंदर जितनी भी, देखो एक चीज़ है मेरा कंटेनर और एक है उस कंटेनर का ऑब्जेक्ट कोर्स। इस कोर्स के अंदर जितना भी डाटा पड़ा हुआ है वो कहाँ है, वो इन वेरिएबल्स के अंदर है। कंटेनर एक बॉक्स होगा ना भाई। ठीक है, इनके ये एक ऑब्जेक्ट है, कोर्स के नाम से पहचाना जाएगा। उसके अंदर ये जो डाटा पड़ा हुआ है, कोड, टाइटल, ये सारा क्या था, बाय डिफ़ॉल्ट प्राइवेट हुआ था। मैंने जब यहाँ पर आके मैंने कहा जी कोर्स डॉट किया, तो इसने मुझे कुछ भी दिखाया। क्यों, क्योंकि ये कह रहा था कि भाई मैं सिर्फ पब्लिक डाटा दिखा सकता हूँ आपको, प्राइवेट डाटा यहाँ नहीं दिखा सकता डॉट के थ्रू। इज इट क्लियर, समझ आइए आप लोगों को, ये नहीं आई है। नहीं, स्ट्रक्चर को पब्लिक रखने से सारा डाटा नहीं आता, स्ट्रक्चर को पब्लिक रखने से सिर्फ स्ट्रक्चर एक्सेस होता है। ठीक है, स्ट्रक्चर के अंदर का जितना डाटा है वो एक्सेस करना, तो दोबारा उसको भी पब्लिक करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो मैंने अब यहाँ पे क्या दिया जी, कोर्स डॉट, ठीक है, कोड इज इक्वल्स टू कोड। हम कहते हैं फिर कोर्स डॉट
टाइटल इज इक्वल टू टाइटल, कोर्स डॉट उसके बाद क्या है फीचर्ड इज फीचर्ड इज इक्वल टू। अब मैं ये देखना चाहता हूँ कि ये फीचर्ड है कि नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, मैं सिंपल से एक चेक लगाता हूँ। मैं कहता हूँ इज फीचर्ड, जो डाटा हमने लिया है क्या ये डाटा 1 है। मैं यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट यूज करने लगा हूँ, दैट इज टर्नरी ऑपरेटर। क्या चीज़, टर्नरी ऑपरेटर। यानी कि एक तो तरीका क्या था कि मैं यहाँ पर इसको ये कहता कि देखें, बहुत ही आसान सा तरीका ये था कि मैं कहता इफ इज फीचर्ड डबल इज इक्वल टू 1, अगर ये 1 है तो इसको ट्रू कर दो, एल्स कोर्स डॉट इस फीचर को फॉल्स कर दो। ठीक हो गया। अच्छा जी, आपको क्लियर होगी ना ये बात। ये तो बहुत बेसिक सी चीज़ है कि जो डाटा इधर इंटर्ड हुआ है वो देखेगा कि क्या ये 1 है। अगर ये 1 है तो इसका मतलब है इस फीचर को ट्रू करना है। अगर ये 2 है तो इसका मतलब है 1 के अलावा है तो इसका मतलब है इस फीचर फॉल्स करना है। गॉट इट और नॉट है, क्लियर हो गया ना। अच्छा, अब ये जो मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 लाइनों में जो कोड लिखा है, व्हाट इफ कि अगर ये एक ही लाइन में आ जाए, इट्स अ मेस ना। हम कहेंगे ओके कोर्स डॉट इज फीचर। अब ये देखो, ये जो लेफ्ट हैंड साइड वाली चीज़ तो यही है ना जिसको मैंने असाइन करना है। राइट हैंड साइड पे क्या है, पूरा डिसीजन है। तो अगर मैं यहाँ पर कुछ ऐसी स्टेटमेंट लिख दूँ जो मुझे डिसीजन करके ट्रू या फॉल्स रिटर्न कर दे, तो कितने मज़े की बात है। तो जो मेरी टर्नरी स्टेटमेंट होती है, इसकी 2 साइड्स होती हैं। टर्नरी स्टेटमेंट की एक साइड होती है जिसे हम लोग कहते हैं कंडीशनल, ठीक है, और यहाँ क्वेश्चन मार्क होता है, और यहाँ होता है कि अगर ये ट्रू हुआ तो क्या करेंगे, और अगर ये फॉल्स हुआ तो क्या करेंगे। तो यहाँ पर मैं कंडीशन लिखता हूँ। मैं कहता हूँ इज फीचर डबल इज इक्वल्स टू 1। अगर 1 है, ये मेरी क्या चीज़ है, ये मेरा कंडीशनल है। ठीक है, मैं कहता हूँ कि ये मेरा कंडीशनल है। मैं कहता हूँ अगर तो ये ट्रू हो गया तो क्या करूँगा, और अगर ये फॉल्स हो गया तो क्या करेगा। अगर ये ट्रू हो गया तो इसका मतलब है इस फीचर को ट्रू करना है, वरना फॉल्स करना है। इज इट सो क्लियर और नॉट। जी यार, वो देखो ना, वो तो मैंने यहाँ पे लिखा है ना, इनके मैंने वेरिएबल्स के नाम लिखे। ठीक है, आप कहते हैं जी इनको छोटा करना है तो वी कैन मेक इट लाइक दिस। ये लो भैया, ये लो, ठीक है, ये कोड हो गया, ये टाइटल हो गया, ये इस फीचर्ड हो गया। कॉन्सेप्ट समझ आ गया या नहीं है। आप खुद बोल रहे हैं हमने डाटा टाइप्स बनाई है, तो वो डाटा टाइप्स है ना। या स्ट्रक्चर का ऑब्जेक्ट तो ये बना है ना मेरी जान। उधर वो जो अंदर डाटा लिखा है वो उसका ऑब्जेक्ट तो नहीं बना ना। देखिए ना, जैसे मेरा हाथ है, हम किसी इंसान का हाथ इधर साइड में रखते हैं तो हम ये कहेंगे कि वो इंसान है, नहीं ना। इंसान तो पूरा हाथ पैर मुंह सब कुछ मिलाएंगे तो इंसान बनेगा। ह्यूमन की यही है ना चीज़, पहचान है। तो अगर हम ये कहें कि नहीं यार ये उसकी ऐनक पड़ी है, ये फ्ला है ना, नहीं, ऐसा नहीं। ठीक, ओके। हम लोग अब क्या करेंगे, ये जो हमने इतनी बड़ी लैला मजनू लिखी है, वी शुड हैव टू कमेंट इट। यानी कि जब 2 लाइनों में, 1 लाइन में काम हो सकता है तो वाई शुड गो फॉर, और उसकी प्राइस है। फिर हम कहेंगे ओके कोर्स डॉट प्राइस। क्या करेंगे, प्राइस तो मेरे पास स्ट्रिंग में आई हुई है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट। ठीक हो गया। अब मैंने यहाँ पे प्राइस को कन्वर्ट किया और यहाँ पे प्राइस को, ठीक है।
ये कोर्स का ऑब्जेक्ट बन गया, उसके अंदर डाटा चला गया। ठीक है, तो जब ये सारा काम हो गया तो हम लोग कहेंगे ओके कंसोल डॉट रीड की, और यहाँ पे हम यूज़र को मैसेज दे देंगे कोर्स क्रिएटेड। अभी हमारे पास यही है, कोर्स इसका क्रिएट हो गया सक्सेसफुल। ठीक है ना, प्रेस एनी की टू कंटिन्यू। ठीक है, ये कोर्स क्रिएट हो गया। सेकंड काम क्या है, एडिट एन एग्जिस्टिंग कोर्स। थर्ड काम क्या है, रिमूव एन एग्जिस्टिंग कोर्स। ठीक है, तो जब एडिट एन एग्जिस्टिंग कोर्स की बात आएगी तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कोर्स को सर्च करना चाहेंगे। क्या कहेंगे, कोर्स को सर्च करना चाहेंगे। ठीक हो गया जी, अवैस क्लियर है ना बात। कोर्स को सर्च करेंगे, तो कोर्स को सर्च करने के लिए हमें क्या चाहिए होगा, हम उसको कहेंगे कंसोल राइट लाइन एंटर द कोड टू सर्च। ठीक है, तो कोड हमने कहाँ लिखवाया हुआ था, कोड में, ऐसा ही है ना, कोड का वेरिएबल है ना, उसके अंदर हम लोग कहेंगे कंसोल डॉट रीड लाइन, हम कहेंगे भाई कोड एंटर कर। अब जब वो कोड एंटर करेगा तो अब हमें सर्च करना है क्या उस कोड का ऑब्जेक्ट हमारे पास एग्जिस्ट करता है। देखो अभी हमारे पास सिंपल एक ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, कोर्स का एक ऑब्जेक्ट बनाया, उसी ऑब्जेक्ट के ऊपर हमने सारा काम किया। बाद में हम लोग क्या कहेंगे, हम कहेंगे नहीं यार ये चीज़ बार बार हुआ करेगी। अच्छा, फ़िलहाल मैं काम ये करता हूँ कि ये जो मैंने स्विच स्टेटमेंट लिखी है इसको मैं फ़िलहाल बंद करता हूँ, और मैं एक काम ये चाहता हूँ कि यार हम एक काम करते हैं, इसको भी मैं कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, मैं कहता हूँ यार ये जो मेन्यू है ना यूज़र के पास, ये वाला मेन्यू ये बार बार शो हो, यूज़र एक दफ़ा जाए अपना काम करे, फिर आए करे जब तक वो क्विट करना ना चाहे, हमारी एप्लीकेशन क्विट ना हो। ठीक है, अब इसका मतलब है कि हमने क्या करना है, लूप इम्प्लीमेंट करना है, लूपिंग करनी है ना, इटरेशंस करनी है ना। अच्छा, कल हमने पढ़ा था या थोड़ी सी हमने इसके ऊपर बात की थी कि लूप हमारे पास कितनी टाइप की। लूप हमारे पास ऐसे लूप होते हैं जो कि फाइनाइट लूप्स होते हैं, और कुछ ऐसे लूप होते हैं जिनके हमें एंड नहीं पता होता, एंड किसी कंडीशन की बेस पे करना होता है। ऐसे लूप अगर हमने लगाना हो जहाँ पे हमें एंड कंडीशन पता है, तो उसके लिए बहुत यानी कि बेसिक सी बात की जाती है, उसके लिए फॉर लूप यूज़ करते हैं नेचुरली। लेकिन अगर हमें ये नहीं पता कि एंड कहाँ करना है, एंड हमने किसी कंडीशन की बेस पे करना है, तो हम लोग वहाँ पे वाइल लूप यूज़ करेंगे या डू वाइल लूप यूज़ करेंगे। हमारे पास एक लूप है फॉर, एक वाइल और एक डू वाइल। ठीक है, यानी कि पहला लूप है हमारे पास फॉर, फिर है वाइल, और तीसरा लूप है हमारे पास डू वाइल। ठीक हो गया, हाँ। वाइल उस वक्त यूज़ करेंगे, हम कहते हैं यार ऐसा करो कि उस वक्त तक इस पेज के ऊपर डाटा एंट्री करवाओ, या उस वक्त तक आप ना इस जगह के ऊपर, यहाँ पे लेट से हमारे पास पेजेस पड़े हैं, ये पेपर्स पड़े हैं स्टूडेंट्स के, हम कहते हैं वैस आपने उस वक्त तक यहाँ पर ये इनके स्टूडेंट के पेपर सर्च करने हैं, जब तक आपके पास ना 10 स्टूडेंट्स के पेपर ऐसे ना आ जाए, या ऐसे 10 स्टूडेंट ना सेलेक्ट हो जाए जो 60% एंड अबव के हों। अब आपको नहीं पता कि हो सकता है मुझे स्टार्ट भी पहले 100 पेपर्स के अंदर, या पहले हो सकता है 6 के 6 पेजेस 10 पेपर ऐसे मिल जाएं जो मेरी कंडीशन फुलफिल कर जाएं, द बेस्ट वन ना। ठीक है, और हो सकता है कि आप एंड तक छान मार दो और आपको 10 स्टूडेंट पूरे ना मिले जो कि आपके क्राइटेरिया पे पूरे होते हैं, आपको 9 मिले। ठीक है, अब आपको ये नहीं पता ना कि मैंने कब तक करना है, यानी कि कितनी करनी है, ये तो नहीं पता ना, लेकिन आपको ये पता है कि मैंने कब तक करना है, तो वाइल लूप लगाएंगे। लेकिन अगर आपको लेट से हम कहें यार ये कमरा भी है, फिर वो कमरा भी है, फिर वो कमरा, आपको देते रहेंगे पेपर, आपने बच्चे सर्च करने हैं जो कि इसके अंदर 60% किया,
आप कहोगे यार ये तो एंडलेस काम है, तो दैट इज अ वाइल लूप। फॉर लूप कब होगा? जब आपको पता होगा यार ये 50 पेपर है, इन्हीं के अंदर से मैंने लेने हैं, चाहे मुझे एक बच्चा ना मिले, चाहे मुझे 10 के 10 मिल जाए, मेरे पास बस यही 100 पेपर पड़े हैं या 50 पेपर पड़े हैं। ठीक है, अच्छा अब डिफरेंस क्या है वाइल और डू वाइल में? क्या डिफरेंस है? वाइल का लूप जो है ना, हो सकता है एक दफ़ा भी ना चले, क्योंकि वाइल का लूप जब मैं इसके ऊपर जब मैं वाइल का लूप लगाऊंगा ना, मैं कहूँगा वाइल, ये देखें वाइल का लूप। वाइल का लूप कहता है जब तक कंडीशन ट्रू है मैं चलूँगा। ठीक है, मैं कहता हूँ कि यार यहाँ पे ये जो मेन्यू है ना, ये एक दफ़ा ज़रूर यूज़र को नज़र आएगा। ये मेन्यू एक दफ़ा यूज़र को ज़रूर नज़र आएगा। हो सकता है जो वाइल के अंदर जो आप कंडीशन लिख रहे हैं, ये पहले एक दफ़ा भी ना सही हो तो यूज़र को मेन्यू नज़र नहीं आएगा। लेकिन आप कहते हैं नहीं यार ये एक दफ़ा तो ज़रूर होना चाहिए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? हम लोग उसके लिए डू वाइल लूप रखेंगे। ये डू वाइल, ठीक है। यानी कहने का मतलब ये है कि ये आपका कंसोल है, यहाँ से मैंने इसे कट किया, ये मैंने अंदर कॉपी किया, ये मेन्यू यूज़र को नज़र आएगा। ठीक है, अच्छा ये जो स्विच स्टेटमेंट है ये भी सारी मैं कट कर लेता हूँ, और ये कट करके मैं अंदर ले लेता हूँ। ठीक है, अच्छा वेयर गोज द कोर्स, ये कोर्स है हमारे पास, और यहाँ आके हम लोग कोर्स बना देते हैं। ठीक हो गया। अब मैं इसको कहता हूँ कि यार अच्छा ये लूप कब तक चलेगी? हमेशा तो नहीं चलेगा ना। ये लूप कब टूटना चाहिए? जिस वक्त मैं कहता हूँ कि अगर यूज़र ने 1 इंटर किया है तो ये काम चलेगा, 2 इंटर किया तो ये काम चलेगा, 3 इंटर किया तो ये काम चलेगा। तो कंडीशन जो है ना, मैं कह देता हूँ लेट्स से कंडीशन, और स्टार्ट के अंदर आके मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ बोल कंडीशन इज इक्वल टू ट्रू। ठीक है, मैं 1 के केस में उसको नहीं छेड़ता, वो ट्रू रहती है, 2 के केस में नहीं छेड़ता, ट्रू रहती है, 3 में भी ट्रू रहती है, 4 में भी ट्रू रहती है, 4 के केस में आके मैं कहता हूँ ओके कंडीशन इज इक्वल टू फॉल्स। क्यों? सॉरी, मुझे इसको यहाँ डिक्लेयर करना चाहिए। बात समझ में आई? हैं? फ्लो कैसे होगा? इसका फ्लो बेटा ऐसे होगा कि यहाँ सबसे पहले यूज़र को एक मेन्यू नज़र आएगा, यूज़र को कहा जाएगा अपनी ऑप्शन इंटर कर, यूज़र ऑप्शन इंटर करेगा, ऑप्शन इंटर करने के बाद यूज़र उस ऑप्शन को हम लोग क्या करेंगे? फ़िल्टर करेंगे। हम कहेंगे अगर ऑप्शन 1 है तो ये काम हो रहा है, ऑप्शन 2 है तो ये काम हो रहा है, 3 है तो ये हो रहा है, 4 हो रहा है तो ये हो रहा है। लेकिन अगर 1 2 3 4 के अलावा उसने कोई भी की दबाई है, इसका मतलब है वो चाहता है नहीं यार मैंने नहीं चलानी एप्लीकेशन। तो इसका मतलब है कि वहाँ पर मुझे कुछ ऐसा वेरिएबल रखना पड़ेगा जो फॉल्स कर दूँ, और उस वेरिएबल के डिसीजन के यूपर मैं लूप चलाऊँगा। बस वो वेरिएबल जब तक ट्रू है वो लूप चलता रहेगा। ये एक दफ़ा चलेगा, ये यूज़र ने एक दफ़ा एंट्री की, उसकी बेस के ऊपर सारा लूप चला। कंडीशन ले लें कि लेट से यूज़र ने ऐसी वैल्यू सेलेक्ट की जिसमें हमने कंडीशन के वेरिएबल को फॉल्स नहीं किया, चला एक दफ़ा, ठीक है, फिर लूप वापस चलेंगे। कि ये जब सारा लूप एक दफ़ा कंडीशन एक दफ़ा चल के आएगी तो यहाँ से चेक होगा कंडीशन ट्रू है, कंडीशन ट्रू है तो दोबारा इधर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा कंट्रोल। ठीक है ना? हाँ जी, अगर वो डिफॉल्ट पे गलत वो क्लिक करेगा वो डिफॉल्ट से बाहर निकले, क्योंकि डिफ़ॉल्ट ने कंडीशन को फॉल्स कर दिया ना, कंडीशन के वेरिएबल को फॉल्स कर दिया, जिसकी ट्रू होने पे हम लोग ये लूप चला रहे हैं। इज इट ओके? तो अब अगर मैं इस लूप को चलाऊँ ना, एग्जाम्पल के तौर पे मैं कहता हूँ कि यार ऐसा करते हैं कि हम लोग फ़िलहाल मैं इसको कमेंट करता हूँ और इसको बस ना फ़िलहाल चला के देखते हैं कि ये लूप कैसे चलेगा। लूप की सिमुलेशन लेते हैं।
Okay, code does not exist in the current context. Where does code goes? Okay. Yeah. ठीक है, वेलकम टू आस्क लर्निंग सिस्टम वन, रजिस्टर न्यू कोर्स, एडिट एन एग्जिस्टिंग कोर्स, रिमूव, लिस्ट ऑल, प्रेस एंटर। मैं अगर वन करता हूँ तो वो उसने मैसेज दिया रजिस्टर अ न्यू कोर्स, कोर्स क्रिएटेड सक्सेसफुली, प्रेस एंड की टू कंटिन्यू। ये की प्रेस करूँगा, यहाँ आ जाएगा। फिर मैं 2 करूँगा, 2 के बाद एडिट एन एग्जिस्टिंग कोर्स। अब मसला ये हो रहा है कि ये मुझे पता नहीं चल रहा कि ये वापस आ भी रहा है कि नहीं आ रहा, क्योंकि एक स्क्रीन क्लियर नहीं हो रही। ठीक है, अब स्क्रीन क्लियर करने के लिए हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग यहाँ पे आके कहते हैं ओके कंसोल डॉट क्लियर का एक वर्ड होता है, क्लियर का फंक्शन है कंसोल क्लियर। ये देखिएगा ना, यानी कि हाँ ये पूरी स्क्रीन क्लियर कर देगा और नई स्क्रीन रख देगा। ये देखें, 1 दबाया, ये किया, ये आ गया, 2 दबाया, ये किया। अच्छा, अब बात ये है कि अब उस ऑप्शन के अंदर वो रुक नहीं रहा। ठीक है, अब ये देखें, उस ऑप्शन के अंदर रोकने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जैसे ये था, हम ये कह देते हैं कोर्स एडिटेड सक्सेसफुली। ठीक है, कोर्स रिमूव सक्सेसफुली, प्रेस एंटर। एग्जाम्पल के तौर पे देखिएगा, नंबर 1 रजिस्टर अ न्यू कोर्स हो गया, नंबर 2 एडिट, नंबर 3 रिमूव, नंबर 4 लिस्ट ऑल कोर्सेज, नंबर 5 6 7 कुछ भी नहीं है, कुछ भी की दबा दें, कहेगा बाय थैंक यू। आपने पहला दबाया वापस आ गया, दूसरा तीसरा 4 दबाए वापस आ गया। प्रेस एनी की का मतलब है नहीं कोई इनमें से कोई एनी की। प्रेस एनी की का मतलब नहीं होता, प्रेस एनी की टू कंटिन्यू का मतलब था कि वो जब ऑप्शन 1 के अंदर आता है ना, तो ऑप्शन 1 के अंदर आके थोड़ा रुके ना, हमें बताए ना कुछ कर रहा है, वरना तो वो काम करके निकल भी जाएगा, हमें पता ही नहीं चलेगा क्या हुआ, क्योंकि इस वक्त हम काम करवा कुछ लिए। ठीक है, लेकिन अगर मैं इसी को यहाँ से सेलेक्ट करूँ और कंट्रोल के कंट्रोल यू कर दूँ और मैं अब इसको रन करता हूँ, मैं कहता हूँ 1 रजिस्टर एंड इंटर द कोड 1012, टाइटल प्रोग्रामिंग इन C#, कोर्स फीचर्ड है, प्राइस बताओ इसकी, अक्सर हमने प्रेस कौन सी की है, अभी कौन सी प्रेस की है कि वो क्लियर हो गया वापस आया। यार ये देखो ना, ये 2 है ना, अब ये जो कहा है ना, ये एडिट के फंक्शन में गया है, अपना काम किया, काम करने के बाद उसने कंट्रोल बार रोक लिया एडिट के फंक्शन मेथड ऑप्शन के अंदर, ताकि यूज़र आराम से देख ले। अब वो कहेगा, अब वो मेन मेन्यू में वापस आ गया, ओ भाई ये हाँ एडिट पे जाके रुक गया है, इधर से वापस आ गया, नहीं समझे। मतलब जो फॉल्स वाली कंडीशन थी ना जी प्रोग्राम बिल्कुल रुक जाना चाहिए। आपने पहला क्लिक किया, उसने यानी कि वैल्यूज ले ली, उधर देखो, तो पहले उसने क्लिक किया, हाँ हम 2 पे करते हैं। ठीक है, 2 किया, 2 की, अब ये कहाँ बैठा हुआ है, उसने क्या केस 2 के अंदर आया हुआ है, केस 2 के अंदर अपना काम कर लिया ना इसने। काम करने के बाद रुकना चाहिए ना, ताकि हमें पता चल सके कि रुक गया है, 2 हो गया, अब मैं मेन मेन्यू में वापस जा रहा हूँ कि नहीं, ये सिर्फ उसलिए रुका हुआ है। अब यहाँ पे यूँ करेंगे तो मेन मेन्यू में वापस आ गया मेरे यहाँ नहीं। अच्छा, आप ज़्यादा इसको और ज़्यादा बेहतर अगर करना चाहते हो ना, तो ये कर लो, 1 के ऊपर भी कंसोल क्लियर कर दो, 2 पे भी कंसोल क्लियर कर दो, 3 पे भी कंसोल क्लियर कर दो, ठीक है, 4 पे भी कंसोल क्लियर कर दो। अब मैं अगर इस प्रोग्राम को रन करूँगा ना, तो ये जिस भी ऑप्शन पे जाएगा वहाँ पे स्क्रीन आपको क्लियर नज़र आएगी। लेट से ऑप्शन 2 पे गया,
स्क्रीन क्लियर हो गई कि नहीं? सारा काम कर लिया उसने अपना, एंटर किया, मेन मेन्यू पर वापस आ गया। इज इट क्लियर और नॉट? ये देखें, ये ऑप्शन के अंदर चला गया। ऑप्शन ने कहा मैं अपना काम कर चुकी हूँ, प्रेस एनी की टू रिटर्न टू द मेन मेन्यू। मेन मेन्यू पे आ गई। मेन मेन्यू कहता है बताओ क्या करना है, हम कहते हैं यार कुछ नहीं करना। सो सिंपल।